गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि आपके क्लास का थर्ड चैप्टर है। तो आज हम शुरुआत करेंगे इस चीज़ के साथ कि जानने की कि हमें प्लांट्स या प्लांट सोर्सेज लाइक फॉरेस्ट या एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को क्यों सेव करना है, क्यों कंजर्व करना है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके लिए ह्यूमन बीइंग के लिए, और हाउ दे अफेक्ट आवर नेचर, वो हमारी कुदरत को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो फर्दर स्लाइड्स में आई विल एक्सप्लेन टू यू कि कैसे द प्लांट्स एंड द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड फॉरेस्ट आर बीइंग वेरी मच यूजफुल टू अस एंड व्हाई शुड वी कंजर्व देम। तो नेक्स्ट मूव टू द लेट अस मूव टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हुए देखते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले हम जानेंगे डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन होता है क्लियरिंग ऑफ लैंड, जो कि किसी भी जो फॉरेस्ट रीजन है उसको हम क्लियर करते हैं फॉर दैट पर्पस जो कि इंसानों के इस्तेमाल में काम आती है। अगर हम किसी भी फॉरेस्ट रीजन को क्लियर करते हैं तो हमारा फर्स्ट मोटिव होता है टू गेट अ लैंड फॉर कल्टीवेशन। हमारा फर्स्ट रीज़न ये है कि हमें कल्टीवेशन, हमारे को कोई भी धान लगाना है, हमें वेजिटेबल्स लगाने हैं, वी नीड अ लैंड फॉर दैट, और उस चीज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं। सेकेंडली है वी नीड अ लैंड फॉर बिल्डिंग अप ऑफ आवर हाउसेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मेकिंग अप ऑफ रोड्स, सड़कें बनानी है, आपको फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है, घर बनाने हैं, तो पेड़ों को काटा जाता है। एंड सेकेंडली जो वुड ऑब्टेन होती है फाइनली, वो हमारे काम आती है फर्नीचर मेकिंग के, घरों में बनाने के। तो ये लकड़ी जो भी है ये आपको फॉरेस्ट रीजन से मिलती है। तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं है जो डिफॉरेस्टेशन का एक रीज़न है, सब नेचुरल कुदरती तरीके भी हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न है फॉरेस्ट फायर्स, जो नेचुरली फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लग जाती है। एंड स्वेयर ड्रॉट्स, जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, कि बारिश हो ही नहीं रही है, तो उस वजह से भी जो जंगल हैं वो सूख जाते हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन इज कॉज बाय दैट। तो जो डिफॉरेस्टेशन है इसका सबसे मेजर थ्रेट है जो वहाँ रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनसे उनकी लाइफ को सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द फॉरेस्ट एरियाज विच आर कवर्ड अंडर जम्मू एंड कश्मीर। हमारे अपने रीजन में कितने एरियाज है, जो कितना परसेंट एरिया है जो फॉरेस्ट रीजन के अंडर आता है। कि अगर हम पहली बात करें तो जो टोटल एरिया हमारा फॉरेस्ट के अंडर आता है वो 20,230 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंडर आता है। एंड सेकेंडली जो अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो कश्मीर डिवीजन है इसमें फॉरेस्ट रीजन जो है वो 50.97% है, जबकि जम्मू का 45.89% है। एंड द फॉरेस्ट कवर्ड इन लद्दाख रीजन इज 3.14। फॉरेस्ट रीजन्स इन पर्टिकुलर तीन रीजन्स में इस परसेंटेज के हिसाब से, एंड टोटल एरिया इट इज 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स। Moving to the next slide, we can see it's the consequences of deforestation, which is the next topic of your book. तो consequences क्या है, what are the effects of deforestation, ये कैसे हमारी डेली लाइफ को या अर्थ को अफेक्ट कर रहा है डिफॉरेस्टेशन। इन द इमेजेस आप देख सकते हैं, वन साइड आई हैव शोन यू ड्रॉट, फ्लड, टेम्परेचर राइज इन अर्थ एंड अफेक्ट ऑन वाटर साइकिल। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे फॉर्मेट, रिटन फॉर्मेट में भी दिखाया है कि डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन ऑन अर्थ। टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, जैसे ही आपके फॉरेस्ट रीजन्स को हम कटिंग बहुत ज़्यादा लंबे स्तर पे करेंगे तो इट विल अल्टीमेटली इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, विच विल कॉज एन इंक्रीज एंड ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर। साथ ही साथ जो पोल्यूशन ऑन अर्थ है इट इज़ गेटिंग हायर एंड हायर in different reasons. Last time you have, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है लास्ट टाइम इन दिल्ली रीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे बताया गया था कि ऑड इवन प्रोसेस शुरू किया गया था ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट।
तो जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा था उसकी वजह से दिल्ली में ऑड इवन का सिस्टम शुरू हो चुका था। एंड इट शोज अस कि ये बिगेस्ट रीज़न ये है कि बिल्डिंग्स आर सेटिंग अप, इंडस्ट्रीज आर सेटिंग अप, रोड्स बनाए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बट पेड़ लगाए नहीं जा रहे। एंड सेकेंडली पेड़ सिर्फ आपके टेम्परेचर स्टेबल बैलेंस में नहीं हेल्प करते, साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को भी बैलेंस में रखते हैं, अदर गैसेस को भी बैलेंस में रखते हैं। आप सबको लास्ट ईयर के चैप्टर्स में पढ़ाया गया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो जो ये इनटेक एंड आउट पुट जो हमें मिलता है, वी गेट द ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स। लेकिन जब आप पेड़ ही काट देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है इन द एटमॉस्फेयर इट विल इंक्रीज डे बाई डे एंड दैट अफेक्ट्स द दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाउ आपके जो एनवायरनमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है, इट ट्रैप्स द हीट, इट ट्रैप्स द हीट ऑफ द अर्थ विच इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड। जब आप जो अर्थ की तरफ से हीट रिफ्लेक्ट होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में वो ट्रैप कर लेता है, जो मेनली इंक्रीज करता है ग्लोबल वार्मिंग को, जिसकी वजह से जो ठंडे इलाके हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं और जो गर्म है वो बहुत हद से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं एंड अल्टीमेटली इफ इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ कॉमन पर्सन। सेकेंडली जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो लेस फॉर रेनफॉल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट वाटर साइकिल पे होता है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और जो आप जब बारिश कम होगी तो जो ज़मीन का जो ग्राउंड लेवल वाटर है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है दैट ऑल्सो डिक्रीजेज विच कॉजेज द ड्रॉट, जो सूखा जो खुश्कपन है वो ज़मीन में आना शुरू हो जाता है एंड इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। जब आपकी ज़मीन फर्टाइल नहीं होगी, यू कांट ग्रो प्लांट्स ओवर इट, तो यू कांट मेक दोज फूड प्लांट्स फॉर यू विच आर इसेंशियल फॉर यू, तो वो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। थर्ड चीज़ ये है कि दीज आर द प्लांट्स विच आर देयर टू स्ट्रेंथन द अर्थ, ये अर्थ को मजबूती देते हैं, ये अर्थ की जो अपर लेयर्स है उनकी मूवमेंट को होने नहीं देते, जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स जो है इनको जोड़े रखती हैं। तो जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो जब बारिश होगी तो जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है इट विल स्टार्ट रिमूविंग एंड इट विल लीड टू द फ्लड। तो एक तरफ जहाँ आपकी फ्लड या बाढ़ आती है और ड्रॉट सूखापन हो जाता है, वहीं पे वाटर साइकिल का भी इफेक्ट पड़ता है एंड देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर। नाउ यू कैन सी व्हाई वी नीड forests are very important for us to maintain the water cycle, to maintain the temperature of the earth, to maintain the balance between all the gases, and not the least it is essential for the life of any human being, for the survival of ours. It is very necessary, we should have forests around us. Coming to this slide, आप देखेंगे our topic is conservation of forest and wildlife। कैसे हम कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को। अब एज ह्यूमन रिक्वायरमेंट जो है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, यू नीड फैक्ट्रीज, यू नीड हाउसेज, यू नीड रोड्स, यू नीड इंडस्ट्रीज, तो फॉर मेकिंग ऑफ दीज यू नीड अ लैंड, तो आपकी ज़रूरत है, एक ज़मीन आपको चाहिए इन चीज़ों को। तो फॉरेस्ट को काटा ही जा रहा है, बट जिस तरीके से काटा जा रहा है उस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि एक सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, नेशनल वाइल्ड लाइफ्स नहीं रहेंगी। तो कुछ तरीके हैं लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है एट अ हायर लेवल सो दैट कि हम लोग इनको रिजर्व कर सकें। लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं क्या, ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स मिलते हैं, आपको जानवर मिलते हैं, और इन एरियाज में मोस्टली जो लोग रहते हैं उनको हम ट्राइबल्स बोलते हैं। एंड लाइक हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं जहाँ पे नागालैंड, आसाम, मेघालय, इन एरियाज में ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं जो जंगलों में ही रहते हैं एंड देयर सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट रीजन। सेकंड है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स जो है ये रिजर्व्ड पार्क्स हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को एक
साधन मिल जाता है रहने का, उनका एक नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल रिसोर्सेज है रहने के लिए। जैसे आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, इनको रिजर्व किया गया है और उनके नेचुरल हैबिटेट को हम छेड़ते नहीं हैं। एंड इट इज़ अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि अंडर द लॉ, फॉरेस्ट लॉ जो है उसके अंडर प्रोटेक्टेड एरिया है। वी आर नॉट लाइक टू डिस्टर्ब दीज एरियाज। फिर वाइल्ड लाइफ जो है ये कंजर्व की जाती है कुछ एरियाज में, जिनको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा के अंडर आ जाता है। Now in this slide you will get a brief description about biosphere reserve. इस स्लाइड में आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक नेचुरली बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में दिखाया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये ऐसे लार्ज एरियाज़ हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ताकि हम अपने जो प्लांट्स हैं, अपने जो फॉरेस्ट रीजन्स हैं या ट्राइब्स हैं या जंगल के जानवर हैं, इन सब को हम बचा सकें। बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये होती है वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द एरिया, कि बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आपको, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बायोडाइवर्सिटीज़ में मिलते हैं। जैसे पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है जो एक नेशनल पार्क है जिसको हम सतपुरा बोलते हैं। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पंचमरी, दीज आर प्रेजेंट इन JNK। अब इस स्लाइड में आपका मेन टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरा हम किसको कहते हैं, फौना क्या है। जो भी प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, एंड उसी पर्टिकुलर एरिया में जो जानवर हमें मिलते हैं उन्हें हम फौना बोलते हैं। Thus, the plants and the animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area only. जैसे कि पंचमरी एरिया है, वहाँ पे हमें साल के पेड़, टीक के पेड़, मैंगो, चीतल जो एनिमल है वो मिलता है, लेपर्ड है, वाइल्ड लाइफ मैंगो एक्सेट्रा। तो ये प्लांट्स, एनिमल्स ये हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और इनको हम फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया बोलते हैं। कमिंग टू द स्लाइड नंबर 8, एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि अर्थ की स्पेस से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। वी आर अफेक्टिंग देयर हैबिटेट, हम उनके रहने की जगह, उनके खाने की जगह को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उस वजह से ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्टेड। एंड लाइक हमारे जो टाइगर्स हैं, एक समय पे as you all people know tiger is the national animal, but इनकी जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे इंडिया से ख़त्म होती जा रही है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, टू इंश्योर ताकि इनकी जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाए, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए। पिछली जो अगर हम बात करें इन द पास्ट, यू हैव हेयर्ड अबाउट डायनासोर, आपने सुना होगा, उसके रिगार्डिंग कुछ मूवीज़ भी आ चुकी हैं। तो डायनासोर्स ऐसे जानवर थे जो काफ़ी बड़े थे एंड दे वर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। एंड जैसे जैसे चेंजेस इन द एनवायरनमेंट केम, जो एनवायरनमेंट है, कुदरत है, इसमें ऐसी चेंजेस आई, उनके हैबिटेट्स जो हैं वो बदल गए एंड दे गॉट एक्सटिंक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो टू reserve these organisms, these creatures, these species on earth, we have to protect the forest, ताकि हम maintain कर सकें इनके habitat को, ताकि इनके जो खाने के sources हैं वो बचे रहें। अब साथ ही में आप यहाँ पे पोलर बियर देख सकते हैं जो वाइट कलर का है। पोलर बियर जो है ये अंटार्कटिक रीजन में प्रेजेंट है, बट ये भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इट इज़ कमिंग टू द एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एज ग्लोबल वार्मिंग जो है, टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट जोन्स का चेंज होता जा रहा है एंड दीज वाइट पोलर बियर्स आर गेटिंग एक्सटिंक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस स्लाइड का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एक सब टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जहाँ हमने 3 सब टॉपिक्स पढ़े थे, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेकेंडली नेशनल पार्क एंड द थर्ड वन इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पर
वाइल्ड लाइफ को रखा जाता है, विच इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर देम। और यहाँ पे किसी भी तरह के डिस्टरबेंस को प्रोहिबिटेड किया गया है, ताकि हम इनके जो नेचुरल कुदरती रहने की जगह है, जंगल जो हैं, उनको ना तो हम काटें, ना ही इनके रहने की जगह को हम अफेक्ट कर सकें। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो इंडिया में काफ़ी जगह पे प्रेजेंट है, जम्मू के रीजन्स में भी हैं, एंड कश्मीर रीजन में भी प्रेजेंट है, एंड अलॉन्ग विद दैट ये नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, अलॉन्ग विद दैट उत्तराखंड में भी प्रेजेंट है। अब इस स्लाइड में आप कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में जानेंगे। ये ऐसे रिजर्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगली जानवर हैं, वो फ्रीली अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सतपुरा नेशनल पार्क है, जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। तो वैसे ही कुछ और भी नेशनल पार्क्स बनाई गई हैं, जो कि एक हैबिटेट है या एक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है फॉर वाइल्ड लाइफ। अब आप लोग ये सोच ही रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो दुनिया से ख़त्म हो रही हैं, उनका नंबर ख़त्म हो रहा है, या वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, या उनके हैबिटेट्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो वहाँ पर सेंटर ने एक इंफॉर्मेशन रखी होती है, इट इज़ अ बुक। ये एक ऐसी किताब है जिसको हम रेड डाटा बुक बोलते हैं, जो कि रेगुलर मॉनिटरिंग करके बनाई जाती है, जो रेगुलर हम लोग सर्वे करते हैं कि कितने एनिमल्स प्रेजेंट है ऑन आवर अर्थ, ऑन आवर स्पेस। लाइक इन इंडिया हमारे नंबर ऑफ टाइगर्स कितने अभी प्रेजेंट हैं, ये राइनोस कितने प्रेजेंट हैं, या अदर वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, ये कितने प्रेजेंट हैं, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है और हर साल की जाती है कि इनका नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इट इज़ तो जो ये इनका रिकॉर्ड है, ये एक रेड डाटा बुक में रखा जाता है। Like you can define red data book, a book that provides a central information source in organizing studies and monitoring programs on rare and endangered species and their habitats, कि उनके रहने की जगह और उनके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और इनका नंबर कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, इसका जितना भी रिकॉर्ड है ये रेड डाटा बुक में बाय द गवर्नमेंट रिसोर्सेज रखा जाता है। नाउ कमिंग टू टू मेजर टॉपिक्स लाइक माइग्रेशन एंड इकोसिस्टम। पहले हम बात करेंगे माइग्रेशन की। माइग्रेशन है ये, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम देयर हैबिटेट टू द अदर हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर ड्यू टू सम क्लाइमेटिक चेंजेस। तो जब भी कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं तो कुछ जो जानवर हैं या बर्ड्स हैं, दे मूव फ्रॉम देयर ओन हैबिटेट, वो अपनी अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं ड्यू टू वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट। लाइक जिनको हम बर्ड्स जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाते हैं उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, विच ऑलवेज come every year from long distances to India and then move back. And the second topic is ecosystem. ecosystem जो है ये एक ऐसा हैबिटेट है, ऐसा एरिया है जिसमें सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं रहते, इनके साथ साथ अदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, लाइक क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, रिवर, डेल्टास etc. तो ecosystem is actually a combination of living and non-living organisms which live together and make their life convenient for each other. Like sea level पे आप देखेंगे, वहाँ पे आपको under the sea there are so many fishes of different kinds and plants and stones, they are present at the depth of the sea level. And along with that, if you go to the lakes, you will find out there is a plants merged in that lake, and along with those merged plants there are present fishes, aquatic animals and some amphibians too. So these all जो abiotic and biotic components, when they come together and form a particular area that is known as eco. Now we will come to a most important topic, recycle of paper and reforestation. Reforestation है दोबारा पेड़ों जंगलों को खड़ा करना, या रिसाइकल ऑफ पेपर। वाई इट इज़ नेसेसरी? क्योंकि एज वी नो वी आर गेटिंग पेपर फ्रॉम द प्लांट्स देमसेल्फ।
तो जैसे जैसे आप प्लांट्स को काटते ही जा रहे हैं, यू विल गेट इट आउट कि यू विल नॉट बी एबल टू यूज पेपर्स इन फ्यूचर। तो वी नीड टू रिसाइकल इट, हम दोबारा पेपर्स को बनाएं ताकि जो इन फ्यूचर वी कैन यूज देम। सो वी रिसाइकल द पेपर्स थ्रू केमिकल्स। एंड रिफॉरेस्टेशन जो है कि आप जो हैं जितने भी डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट रीजन्स हैं वहाँ पे दोबारा प्लांटिंग करें नए पेड़ों की। जहाँ अगर आप ये हर साल का एक प्रोग्राम होता है कि प्लांटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाय योर लोकल गवर्नमेंट्स, यू कैन फाइंड आउट कि वाई वी गो फॉर द प्लांटेशन प्रोसेस। इट इज़ बिकॉज कि अगर आप सिर्फ पेड़ काटते ही जाएंगे तो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट हो जाएगा इस चीज़ का। So we further suggest everyone, please plant a tree every year so that the effects we have seen in this particular chapter, आप हर साल एक पेड़ लगाएं कि जितने भी इफ़ेक्ट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े जो प्लांट्स की एब्सेंस में हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं तो वो ना हो इन फ्यूचर, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है दे विल फाइंड अ सूदिंग नेचर अबाउट around them. So along with this I'm going to close the chapter. Thank you all students for listening me, and hope you all get the chapter and get the topics, and may God bless you all. Stay home, stay safe.